ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, सो नाउ आई एम बैक। सब लोग हैं यहाँ पे, वो अच्छी बात। ओके, सो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। जहाँ डाउट हो ना तुरंत पूछ लेना, क्योंकि समझे तो हम पढ़ रहे हैं, 1 घंटे में जितना पढ़ सकते हैं ना मैक्सिमम पढ़ लेंगे। बाकी तुम अपना जितना पढ़ना कुछ तो पढ़ ही रहे होगे। और आई नो सिचुएशन इज नॉट गुड, 7-8 दिन मैं नहीं था, यू नो कंडीशन, राइट। ओके, तो अब देखो, ये पोटेंशियल है जिसकी मैं बात कर रहा था। एक तो होगा ड्यू टू स्फीयर, राइट। स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे। तो मैंने बताया एक रीजन थी कैसे बनता है, कहाँ इसमें ज्यादा होता है, कहाँ कम होता है। मैंने कहा इस बीच में कांस्टेंट होता है, इसके आगे इसका ग्राफ, राइट। इसका ग्राफ। अब अगर थ्योरेटिकल होता तो पक्का मैं तुमको बोलता ग्राफ बनाओ, राइट। तुम बनाते रट लेते। अभी क्या होगा, हो सकता है क्वेश्चन देख रहा हूँ, अगर ग्राफ वाला मुझे मिलता है तो मैं ग्राफ वहां पे दे दूंगा, पूछूंगा इसमें से बताओ कौन सा ग्राफ सही है, राइट। सो देखो ग्राफ कैसा बनता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है कि पहले क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, जीरो नहीं है। सब लोग ध्यान रखें, जीरो नहीं है, मतलब कुछ फिक्स वैल्यू, मान लो 10, 20, ये फिक्स्ड। और ये देखो ऐसे, फिर डिक्रीजिंग कैसे, देखो तो सेंटर तक, यहां से यहां तक रेडियस पूरा देखो, यहां तक जो है वो कांस्टेंट है, उसके बाद डिक्रीज होने लगता है। तो ऐसा ग्राफ दिखता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे ना, उस कॉन्सेप्ट में तुम्हारे सामने दिख रहा है कि वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। कितना होगा वो, एंड सेंटर से दूर जाएंगे, विल मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, देन व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, राइट। सो ये चीज तुम्हारा दूसरा कॉन्सेप्ट होगा। सो पहला कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉर्मल बताया, स्फीयर बताया, और तीसरा मैं ये कह रहा था शायद, हाँ अच्छा मैं भूल गया, मैं इस पे आ गया था ना, कोई बात। इस पे आते हैं। इसके बाद इक्वेटोरियल एक्सियल की बात कर रहे थे ना। इक्वेटोरियल पे क्या हुआ, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको याद है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट? जीरो, बिल्कुल जीरो होता है। इसको क्वेश्चन कैसे आएगा बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे जीरो होता है और यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो ये तुम्हारा तीसरा कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में जानना। इसमें जो क्वेश्चन अगला आने वाला है वो है वर्क डन से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में ये 3 क्वेश्चन निकालने के बाद वर्क डन में निकालना है, कैसे निकलेगा वो देखो। लेट्स फाइंड द वर्क डन। वर्क डन की बात करते हैं, कैसे होगा वो नोटिस करें। सो वी नीड टू फाइंड द वर्क डन। कैसे निकलेगा वर्क डन वो नोटिस करो। तो वर्क डन जो लोग थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे पता होगा वर्क डन। सो वर्क डन का फॉर्मूला किसी को याद हो तो, हाउ डू यू फाइंड वर्क डन? इफ आई आस्क यू टू फाइंड वर्क डन, यस अविरल मिश्रा की स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है आंसर। अविरल मिश्रा प्रोग्रामिंग का फायदा उठाते हुए, बढ़िया मिश्रा जी, अच्छी प्रोग्रामिंग कर ले रहे हैं, दैट्स गुड। Okay, so anyone else who wants to write? Yes, Anurag has written something. We have to find work done. W is equal to V into Q, या Q into V, right? ऐसा कुछ। तो Q into V या V into Q, that is your work done. Charge into voltage. So what you have to do is, you have to find the work done. For finding the work done, you need to find the potential difference, multiply it by the charge, you get the work done. So why I'm telling you this, because the question that they ask you is, if we move a charge along the equatorial point of a dipole, how much work has to be done? So if you move a charge along the equatorial point of a dipole, there is no work done, zero work done. Reason being, potential at each point is same. The potential at each point is same. Of course, there will be no work done. भाई V2 minus V1 जीरो हो जाएगा, तो कोई वर्क डन थोड़ी करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है बस। तो ये तुम्हारा चौथा कॉन्सेप्ट हो गया। तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा धीरे चल रहा हूँ ना, बस हो गया। ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट इतने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गए। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ और फिर कैपेसिटर पे आऊंगा। अगर तुम ऐसे ब्रेक करके सोचोगे ना, मेरी जो बात करो, ऐसे पढ़ने को तो बहुत कुछ है, तुम बोल रहे हो सर क्या बात कर रहे हो, इतनी मोटी बुक है, इतना कुछ पढ़ना, आप कह रहे हो 5 टॉपिक है। टॉपिक 5 ही है मेन वाले, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट। 1-2 टॉपिक और उसकी बात करता हूँ, और उन टॉपिक्स को बस बढ़िया से इसका बेसिक बस लेना, तो उसमें तुम अच्छा करो। 2 टॉपिक जो लास्ट कह रहा था ना, एक टॉपिक इसके बाद क्या देखो, उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत क्वेश्चन पेपर आते हैं, तुमको पता ही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, एक और टॉपिक, इसके डायग्राम लाने को आता है कि डायग्राम कैसा बनता है, राइट। थोड़ा सा पढ़ना, बहुत डिटेल में बताना नहीं चाहता हूँ बिकॉज टाइम लगेगा उसमें, राइट। फिलहाल इसको मतलब बुक में कॉपी में लिखवाया अच्छे से मैंने, आपके नोट्स में भी है, जहां से भी पढ़ना इसको थोड़ा ठीक से पढ़ ले, मतलब थ्योरी के लिए 1 to 1 मार्क थ्योरी डायरेक्ट। ओके, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद जो लास्ट टॉपिक की मैं बात कर रहा था वो तुम्हारा है
अगर एक चार चार्जेस को हम लाते हैं एंड when we keep those 4 charges on the corners of a square, then what is the energy required to keep 4 charges on the corners of a square? ऐसा करके क्वेश्चन है, numerical type, and one of the favorite questions for mine when this question is asked, because it has been asked many times in your exams, right? तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखना पड़ेगा कैसे होता है, जल्दी दिखाता हूँ. सो जब ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिखे ना, तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला, ये अनुराग दैट्स करेक्ट, एक फॉर्मूला जल्दी से बताता हूँ. और जिनको आता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आता, क्योंकि सिर्फ 19 स्टूडेंट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जो नहीं है या जो आगे चले गए, कुछ नहीं कर सकते उनका. और सब अच्छा स्कोर मुझे पता है, ऑनलाइन है, मे बी आप लोग, कोई बात नहीं, चलिए एक ही बात दोबारा रिपीट करने का मतलब नहीं है. 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. This is the formula for equipotential. This is the formula for energy between two charges. अगर आपको याद हो, जो लोग रेगुलर क्लास आ रहे हैं, मुझे पता है इसमें 15 लोग ऐसे जो रेगुलर क्लास में आते हैं, तो उनको ही पता होगा कि इस पर हमने क्वेश्चन किया था कि अगर 4 चार्जेस दिए हो तो सबका पेयर बनाएंगे और सबको ऐड कर देंगे. ठीक, हमारा वही फॉर्मूला होगा. ऐसा करके हमने क्वेश्चन आपको कराया है एक, राइट? आई होप यू रिमेंबर दैट. तो वही वाला कॉन्सेप्ट है. 4 चार्जेस कैसे पेयर बनाएंगे, तो जल्दी से देखो. अब मान लो 3 ही लेते हैं ना, ऐसे 3 लेते हैं, इसका पेयर बनाना है, तो बहुत शाइन कर रहा है. यहाँ एक है Q1, एक है Q2, एक है Q3. तो अगर कोई बोले कितने पेयर बन सकते हैं, तो कितने पेयर बन सकते हैं बताओ, इसमें कितने पेयर पॉसिबल हैं? एनीवन? 3 पेयर पॉसिबल है, बिल्कुल. एक Q1 Q2 का पेयर बन जाएगा, एक Q1 Q3 का Q2 Q3. 3 पेयर पॉसिबल हैं. सबके लिए फॉर्मूला लगाओगे और डिस्टेंस के बीच के ले लोगे. लेकिन जब स्क्वायर लोगे ना, तो हमारे पास ज्यादा पेयर पॉसिबल है, Q1 Q2 Q3 Q4. तो 1 2 3 4, लेकिन 5 6 हम ये मिस कर देते हैं. बहुत सारे बच्चे डायगोनल वाला मिस कर देते हैं. डायगोनल वाले में 2 गलतियां होती हैं. एक तो गलती ये कि मिस हो जाता है, मान लो कि कर भी लिया आपने, तो क्या गलती होती है? डिस्टेंस की गलती होती है. तो डायगोनल में डिस्टेंस रखेंगे A√2. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट. ओके, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस. अगर मुश्किल मुझे क्वेश्चन बनाना होगा, तो मेरे पास एक ही टॉपिक से मुश्किल बना सकता हूँ. मतलब एक क्वेश्चन 2 मुश्किल होने चाहिए ना, सबके फुल नहीं आने चाहिए. अभी तक नहीं आए किसी के, और अगर अब किर आ गए तो फिर फायदा क्या है? 1-2 क्वेश्चन तो कटने चाहिए, राइट? लेकिन अपने तब भी बहुत अच्छा किया. बाकी बैचेस से 2-4 बच्चे हैं जो कि 40 45 और ऐसे ले आ रहे, ऑनलाइन में भी, राइट? सो देखो, E = -dV/dt. ये क्वेश्चन ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें मुश्किल बना सकता हूँ. मैं पहले बता रहा हूँ इसमें मुश्किल होगा. क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है क्या है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. मेक श्योर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेल. इस साल वाले PA1 में भी आया था ये क्वेश्चन, आपने देखा ही था. इंटीग्रेशन करना था उसमें, बहुत से बच्चों ने किया भी था. और मतलब इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. इस पे क्वेश्चन ग्राफ बनाने को आ सकता है, बहुत कुछ है. So I'm not disclosing the question, but I'm saying just be aware of this formula. Make sure you prepare it. ठीक. So we have done with this, almost covered. ये हो गया खत्म. अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैपेसिटर की. जल्दी से, कैपेसिटर में 2-3 क्वेश्चन मुझे बताने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी अब मैं पूरा पेपर बता दूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है कि वही पेपर में आ रहा है. लेकिन इतना जरूर आप कर लें कि कल पेपर में आप थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत हो, आसानी हो. फिजिक्स इज नॉट दैट इजी, आई नो दैट, फॉर यू, फॉर मी, एवरीवन. कैपेसिटर में देखो क्या है. कैपेसिटर में, and I from the first day I tell you, I'm very much fond of basic questions, because if you do not know basic simple questions, high-fi questions तभी होंगे जब बेसिक आ रहा होगा. तो बेसिक का मतलब क्या? तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले आएगा वो ये है कि अगर हम 2 कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो वैल्यू बताइए. इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, राइट? तो 2 कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को आपको इसका आंसर निकालने आना चाहिए. हाउ कैन यू कंबाइन 2 capacitances in series and in parallel? That is the next question that we have, right? So this is one of the questions. Similarly, if 2 capacitors are given, they can ask you find the charge. Q is equal to C. So this is one of the basic question that will be there in paper. आप आसानी से निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर भी आ जाएगा. बस गलती मत करना, माइक्रो कूलम वाला ध्यान रखना. माइक्रो कूलम में चेंज करना होता है कूलम में, ये बातें ध्यान रखना. बाकी तुम पढ़ लो. आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इसके बाद जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन, जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन पिछले 5 सालों से, और वो हर साल मैं पेपर देता हूँ. अब मुझे आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन इन टेलिंग यू दिस, बिकॉज इफ यू नो इट वंडरफुल, इफ यू डू नॉट नो इट प्लीज नो इट, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में आ सकता है. क्या है ये वाला? सो ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है और मैंने कितनी बार बताया है,
सेंटर वाले बच्चों को भी, जिसको मतलब जहां भी पढ़ाता हूँ आई जनरली टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन बिकॉज आई रियली फाइंड दिस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। ये आ रहा है पेपर में कल तुम्हारे, अगर तुमको नहीं आता तुम नहीं कर पाओगे। मान लो क्वेश्चन बिना मेरी हेल्प के नहीं हो पाएगा, अगर तुम्हें नहीं आता तो, आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, कराया मैंने क्लास में इसलिए बोल रहा हूँ। C1 C2 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे बैटरी दी हुई है। अब इसके अंदर वो बोलता है कि हम डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दें तो क्या हो। सो तो क्वेश्चन जो मेरे पास हैं वो डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद क्या फर्क पड़ता है उसके ऊपर क्वेश्चन। सो अगर आपको थोड़ा सा याद हो, एनीवन हु हैज लिटिल मेमोरी ऑफ इट, कैन यू टेल मी कि इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है C1 C2 वाले में, जो लोग क्लास में थे। हाँ काउंट करेंगे। कस्तूरी नहीं दिख रहा है क्या? जंक्शन से काउंट करेंगे, जंक्शन से काउंट करेंगे, नहीं थोड़ा अलग है। कोई और? कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, इसमें नहीं है। किसी को याद है इस क्वेश्चन में क्या करते थे? C1 C2 व्हाट वी कीप इन माइंड? नो? ओके कोई बात मैं बताता हूँ फिर, चलिए। नहीं, किरचॉफ लॉ नहीं यूज करना बेटा, किरचॉफ लॉ क्यों यूज करेंगे? किरचॉफ लॉ तो हम लोग उसमें यूज करते थे। ऐसे ऐसे ऐसी मेमोरी कैसे चली गई 5 दिन में गायब? प्रत्युष, देवांशी, इकरा, ओके कोई बात नहीं। यस अविरल, आई कैन सी व्हाट यू आर राइटिंग, बट इससे अच्छा तुम जल्दी बोल दोगे, टाइम लगेगा उस लिखने में। जितना तुम लिख रहे हो उतने में आगे बढ़ जाऊंगा। ओके लेट्स सी, तो मे बी आप भूल गए हूँ सर। चार्ज नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये स्विच लगा हुआ है, स्विच को पहले क्लोज कर दिया गया एक टाइम के लिए और फिर स्विच को ओपन किया गया और डायरेक्टली स्लैब इंसर्ट किया गया, तो क्या एक ट्रिक हमें इसमें लगाना पड़ेगा? ओके सो अच्छा हो गया आज क्लास हो गई, नहीं तो फिर आप लोग कल नहीं कर पाते कुछ। तुम्हारा बैटरी कनेक्टेड बैटरी डिस्कनेक्टेड, सही। बैटरी कनेक्टेड बैटरी डिस्कनेक्टेड वाला केस है, हमें देखना है कि कैसे बैटरी कनेक्टेड बैटरी डिस्कनेक्टेड वाला केस होगा। टू सी दैट, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो बैटरी कनेक्टेड एंड बैटरी डिस्कनेक्टेड वाला केस है, जिनको याद हो, अच्छी बात, जिनको नहीं याद है प्लीज एक बार देख लीजिए, शायद आप भूल गए। बैटरी कनेक्टेड एंड बैटरी डिस्कनेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई एम वेरी सरप्राइज कि मेरे एकदम शार्प स्टूडेंट्स इतनी उम्मीदें आप लोगों से मुझे ना, और अगर आप भूल गए हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए। कोई नहीं, हो सकता है, चलो मेरी गलती मान लेता हूँ, मेरी गलती कि मैं 10 से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मैंने पहले पढ़ाया था ना, तो फिर कब तक, कोई नहीं, चलो लेट्स कम बैक, वो सब फालतू बातें फिलहाल नहीं आ रहा है। तो बैटरी कनेक्टेड बैटरी डिस्कनेक्टेड के दो केसेस होते हैं, शायद कुछ याद आ जाएगा इसके बाद। बैटरी कनेक्टेड का मतलब होता है अगर कहीं पे बैटरी जुड़ी हुई हो, ऐड हो और फिर उसके बाद डायरेक्टली स्लैब लगाया जाए। दूसरा केस, पहले उसको चार्ज कर दिया जाए, बैटरी को ओपन कर दिया जाए और फिर डायरेक्टली स्लैब लगाया जाए। सो दैट 2 डिफरेंट केसेस। और मैंने एक चार्ट बनवाया था, जो लोग क्लास में होंगे उनके पास होगा, जिनके पास पीपीटी होगी चेक कर सकते हैं, पीपीटी में भी है। तो बैटरी कनेक्टेड केस में, यस अविरल दैट्स करेक्ट, बैटरी कनेक्टेड केस में वोल्टेज रिमेन्स। बैटरी डिस्कनेक्टेड केस में वोल्टेज चेंज हो जाता है, चार्ज रिमेन्स। ये याद रखना पड़ता है, वोल्टेज चेंज हो जाता है बट चार्ज सेम रहता है, ठीक है। दूसरी बात सुनना, बैटरी कनेक्टेड में और 2-3 पैरामीटर्स है, वो लिखवा देता हूँ जल्दी से। मुझे पता है 1 घंटे का ही टाइम है, फिर 11th को मैंने पढ़ाना है। वोल्टेज रिमेन सेम। दूसरा, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, सी इंक्रीजेस, सी बिकम्स के सी। तीसरा, जो तुम्हारा चार्ज है वो भी बढ़ जाता है। और चौथा, जो तुम्हारा एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है बैटरी कनेक्टेड में। इन बैटरी डिस्कनेक्टेड दीज ऑल थिंग्स चेंज, मतलब सी डैश तो बढ़ता है बट जो तुम्हारा ये क्यू डैश है वो क्यू डैश तो सेम था, तुम्हारा जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाती है। सो दिस इज अ थिंग विच वी हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट, ये चीज हम जानते हैं, आपके लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, सो ध्यान रखिएगा।
अच्छा मैंने मीटिंग खुद वाले से स्टार्ट कर दिया था, स्कूल वाले स्टार्ट नहीं किया था। ओके 10 मिनट बाद ये बोल रहा फिर से स्टार्ट करने को, तो 10 मिनट्स अभी है, 10 मिनट बाद फिर से स्टार्ट कर लेंगे। मैं स्कूल वाला का आईडी चेंज करना भूल गया था, कोई बात नहीं चलो। तो ये केस याद रखना, इसमें ट्रिक ये है कि जो C1 है ना, ये बैटरी कनेक्टेड की तरह काम करेगा, और C2 जो है बैटरी डिस्कनेक्टेड की तरह काम करेगा। अब इसमें से मैं क्या पूछूंगा टिक मार्क में वो मुझे नहीं पता, क्वेश्चन बना रहा हूँ उसमें है ये क्वेश्चन। तुम्हें करना सिर्फ इतना है कि तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना है कि C1 इज the capacitance where we have battery connected. It means all the parameters which are related to battery connected will be applied in C1, and all other parameters which are not related to battery connected or related to battery disconnected will apply to C2. मतलब अगर मैं पूछता हूँ टिक मार्क वाले क्वेश्चन में कि out of C1 and C2 in which capacitance charge will increase, so what is the answer? In C1 and C2 which capacitance charge will increase? Answer is C1. C1. I think बाकी लोग भी समझ रहे होंगे, आंसर इज C1. Yes, C1 is correct because C1 is battery connected और बैटरी कनेक्टेड में चार्ज बढ़ता है। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है, राइट? मतलब इसी से रिलेटेड, तो मतलब थोड़ा सा जरूरी है तुम समझो इस बात। अब उसमें कैपेसिटेंस पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है, बट कुछ ऐसे ही उस पर होगा, कैलकुलेशन नहीं होगा टिक वाला, ठीक है? ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, जो भी आएगा ना अच्छे से प्रिपेयर। ओके, सो अब ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब इसके बाद कैपेसिटेंस में क्या बनता है, क्या देखना है वो देखते हैं। तो कैपेसिटेंस में ज्यादा कुछ स्कोप है नहीं, आपने कनेक्ट कर लिया, आपने चार्ज निकाल लिया, आपने ये बैटरी डिस्कनेक्टेड कर लिया। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल, मेक श्योर याद हो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर एनर्जी लॉस जो डिराइव किया था, बड़ा सा फॉर्मूला, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। तो दिस इज योर चैप्टर 1, चैप्टर कैपेसिटर खत्म। इतना ही है इसमें टॉपिक, कुछ मुझे छूट गया होगा मैक्सिमम, मैंने बता दिया है। छूटा होगा तो फिर अलग बात है, नहीं मुझे लग नहीं रहा छूटा कुछ, अगर है तो ऐसा कुछ तो मुझे रिमाइंड कर दीजिए। मोस्टली आई हैव कवर्ड द होल चैप्टर, सो दिस इज द चैप्टर दैट यू हैव सीन। ओके, इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पूरी यूनिट है, कंप्लीट यूनिट। तो ऑफ कोर्स उसका वेटेज ज्यादा होगा, मतलब 50 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी, 20 मार्क्स फ्रॉम दिस। सो बी प्रिपेयर्ड कि उसमें ज्यादा ध्यान देना, 30-20 का रेशियो, ठीक है? अब 30 मार्क्स अगर उससे आ रहा है तो उससे क्या है, तो उसके टॉपिक हमको ऑलरेडी पता है। मैं सिर्फ फटाफट टॉपिक लिखता हूँ 5, उन टॉपिक को तुम टॉपिक वाइज जो उसका सबसे मेन फॉर्मूला है, जो सबसे छोटा क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करो। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन करने जाओगे, सोचो टिक मार्क है ना, लंबा क्यों दूंगा, खुद सोचो ना। 1 घंटे में वाई विल गिव यू अ लॉन्ग क्वेश्चन, आई विल गिव यू अ शॉर्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, राइट? प्लीज, सो टॉपिक्स देखते हो। टॉपिक में मैं लिख रहा हूँ सारे टॉपिक, यही टॉपिक्स आपको पढ़ने से, आपको भी पता है, अलग से कुछ नहीं पता, आपके बुक में है सर। तो चैप्टर जो स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्ट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब जो नया टॉपिक है। बाकी तुम्हें करंट क्या है पता है, चार्ज क्या है पता है, वहां नहीं जा रहा हूँ, सीधे वो जो नया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस पे इफेक्ट होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्ट्स, गो विद कॉन्सेप्ट्स, नॉट ओनली की डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, टाइम डेरिवेशन में नहीं आएगा, सिर्फ इस पे आएगा कि बढ़ेगा, कब कम होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर कम करने पे क्या फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने में क्या फर्क पड़ेगा, मटेरियल चेंज करने पे क्या फर्क पड़ेगा, जितने पैरामीटर्स तुमको लग रहे हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे चेक करना है। मतलब समझो तुम जब तुम पढ़ना शुरू करो आज क्लास के बाद, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उठाओ, उससे क्वेश्चंस। अच्छा पढ़ो कैसे, वही बात है, मैं बोल दूं कुछ भी और तुम कैसे पढ़ो। पढ़ने के लिए क्या बेटर तरीका ये है कि यू टेक एनी रेफरेंस बुक विच यू हैव, मोस्ट ऑफ यू विल हैव, तुम चिल्ला रहे हो ऐसे रो रहा है ऐसे रो रहा है। रीजन बिंग ना, उस बुक में ना उन्होंने एक साथ 200 क्वेश्चन दे रखे, 1 वर्ड। फायदा क्या है, पढ़ने बैठो तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन उठाओ, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है कि तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। सो मेक श्योर यू हैव दैट बुक, ठीक? 200 क्वेश्चन एक साथ लो, मेरे पास पीडीएफ है उसका, तुम लोग किसी पास ना हो बुक तो बोलना, पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप पे, इफ एनीवन हु नीड्स इट। कि बस बुक नहीं है तो I will send you the PDF of those questions I have with me. I'm not giving from those questions. शेयर कर दीजिए। Okay. श्रेयांश बाबू खरीदेंगे नहीं क्या, साल खत्म होने के बाद खरीदेंगे? सर अब साल तो खत्म हो चुका है, अब क्या करें? अरे वाह भाई, बोर्ड का एग्जाम देने जा, चलो कोई नहीं, चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे श्रेयांश, कभी और मिलेंगे तो बात करेंगे। खरीद लो भाई,
बहुत महंगी नहीं है, बोर्ड के रिजल्ट से महंगा नहीं है बुक। हाँ ओके, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात आगे क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के बाद हम बात करेंगे जो अगला कॉन्सेप्ट है वो जानते हो, ओम्स लॉ को डिराइव करता है। आई इक्वल टू एन ए वी डी की बात करते हैं, तो आई इक्वल टू एन ए वी डी। स्ट्रिक्ट वार्निंग है, डेरिवेशन प्रैक्टिस नहीं करनी है बेटा, नाउ नो फायदा, वह डेरिवेशन कर रहे हैं बैठ के, सब बेकार है कॉन्सेप्ट फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, सब इंपॉर्टेंट, लेकिन ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट ना, देखो बोलते हैं ना कि ये m अपॉन एन स्क्वायर टाउ ऐसा कुछ होता है शायद, ऐसा शायद मुझे याद ही रहता फॉर्मूला जल्दी, लेकिन मुझे लगा शायद सही है, आप बाकी चेक कर लीजिएगा, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में m अपॉन एन स्क्वायर टाउ जो लिखा हुआ है, टाउ इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। अब इस क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो टेम्परेचर बेस्ड आते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, टाउ की वैल्यू कम होगी तो रो बढ़ेगा। सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टाउ डिक्रीजेस, ऑन डिक्रीजिंग द टाउ रो इंक्रीजेस। सी अ 1 मार्क क्वेश्चन इज दिस, अ 1 मार्क क्वेश्चन कहीं 20 से निकल के आ गया कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हाउ विल द टाउ बी अफेक्टेड, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम बी अफेक्टेड, यू शुड नो दिस, राइट। तो तीन तो ये तुम्हारे सीधे सीधे कॉन्सेप्ट हो गए, इसमें क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आ सकता है। J इज इक्वल टू सिग्मा ई इज द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सीधा क्वेश्चन 1 मार्क, राइट ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, टिक मार्क में 4 ऑप्शन, ठीक। J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी, ई इज इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट, अब इसमें मतलब ये इसमें जितने बनते हैं दिमाग लगाना है, इसमें जितना कुछ निकाल सकते निकालना, मैं भेजूंगा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करना। एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं आ रहे पेपर में, वो सिर्फ एज अ रेफरेंस के लिए भेज रहा हूँ, तो कोई ये नहीं कि 4 क्वेश्चन इसका बता दिया, इसका बता दिया, ऐसे नहीं, तुम्हारे पढ़ने के लिए है, तुम्हें आसानी के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद आते हैं रेजिस्टेंस वाली कहानी। रेजिस्टेंस वाली कहानी आपको ऑलरेडी 10th में आती है, बट फॉर्मूला को पता होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इस पे जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, तो वही वाले, लेंथ बढ़ाने पे क्या होगा, कितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस, एरिया कम करने पे कितना बढ़ेगा, तो थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना, हाउ द रेजिस्टेंस अफेक्टेड। तो इफ यू वांट टू राइट द टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, बस ये सीधा सीधा टॉपिक डालोगे नेट पे, कहीं भी डालोगे ना तो उस पर आ जाएंगे। उन फैक्टर्स को पढ़ के आना, तो उन फैक्टर्स में जो भी पूछ सकता हूँ मैं, टेम्परेचर पूछ लूँ, डिपेंड्स कि क्वेश्चन मुझे कैसा मिल रहा है, या क्वेश्चन मैं कैसा बना रहा हूँ। मैंने कहा ईमानदारी से बताऊँ तो मैंने पेपर नहीं बनाया, बट मुझे पता मुझे क्या बनाना है, यही पेपर्स में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक। रेजिस्टेंस में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट होंगे वो उनको पता कर लो, जैसे तुमको पता कर लोगे पता चलता है, ओके। उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का एक फॉर्मूला होता है, देखा होगा, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। दूसरी बात, क्या आपको पता है अलॉय का रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस और सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस में फर्क होता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है कल के पेपर में, जल्दी से एनीवन जो जल्दी बता सकता है, टाइम जाएगा। अलॉय, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, एनी वन डिफरेंस दैट यू वांट टू शेयर विद मी, मैं बताऊंगा बात। अलॉय से बना हो कोई चीज कंडक्टर से बना हो, कोई चीज सेमीकंडक्टर से बना हो, तो क्या फर्क मिलेगा आपको रेजिस्टेंस में, किस हिसाब से? ओके, नो आंसर, ओके अनुराग, ओके चलो मैं बता दूँ, शोभिता ने कुछ लिखा है, सर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है अलॉय में। ओके देवांशी, ठीक है, अब मैं बताता हूँ फटाफट शॉर्ट में, ये एक ओके ओके विरल, लेट्स सी, तो अलॉय में क्या होता है, इफ यू चेंज द टेम्प, यस सर आर्यन वांट टू से समथिंग, बोलो। कंडक्टर की अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, और जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी टेम्परेचर कम करते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तुमने कुछ वैसा कर दिया, उल्टा बोल दिया शायद, तुम सही बोलना चाह रहे थे, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, बाकी यू राइट, थोड़ा सा बोलने में शायद दिक्कत हुई, व्हाट यू वर थिंकिंग वाज राइट, मे बी शायद बोलने में दिक्कत हुई। व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से बेसिकली वाज कि अलॉय का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, देयर इज वेरी स्लाइट चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द अलॉय, दैट्स व्हाई वी मेक पोटेंशियोमीटर वायर, जो लोग क्लास में होंगे याद